सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने क्षैतिज प्रक्षेप को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे तिर्यक प्रक्षेप यानी कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो आइए मेरे साथ चलिए। देखिए क्षैतिज प्रक्षेप में क्या होता है, जब आप किसी ऊंचाई पर हैं, मान लेते हैं कि आप पृथ्वी की सतह से स्मॉल h की ऊंचाई पर हैं। ओके, चलिए आप स्मॉल h की ऊंचाई पर हैं, ये है पृथ्वी का सतह, ठीक है बच्चा। और जब आप किसी भी वस्तु को, जिसे आप प्रक्षेप्य कहेंगे, जिसे आप फेंकते हैं उसे प्रक्षेप्य कहते हैं, उसे प्रारंभिक वेग u से इस प्रकार फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं आप? इसे क्षैतिज प्रक्षेप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उसे क्षैतिज दिशा में ही फेंकते हैं, तब वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती हुई कुछ इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर आ पहुंचती है। ये कौन सा प्रक्षेप था बच्चा? ये था क्षैतिज प्रक्षेप यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और इसको हमने लास्ट लेक्चर में पूरा अच्छे से समझ लिया है। चलिए देखते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी कि तिर्यक प्रक्षेप में कैसे होता है। ओके, तो तिर्यक प्रक्षेप को समझना स्टार्ट करते हैं। बना लेते हैं हम अपना अक्ष, ये y अक्ष हो गया और ये हमने बना लिया x। अच्छा, कलर भी देना है, चलिए इसको ब्लू दे देते हैं और इसको भी हम लोग ब्लू ही दे देते हैं। तो हमारा मूल बिंदु कहाँ है बच्चा? ये है मूल बिंदु, इसको हमने मूल बिंदु लिया और ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, x y। और अब देखिए इसे तिर्यक प्रक्षेप या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्यों कहते हैं। एक्चुअली में बात यह है बच्चे कि अब आपको पिंड को पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर फेंकना है। प्रारंभिक वेग u से ही फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसे आप पृथ्वी की, ये जो x एक्सिस है ना, ये पृथ्वी की सतह है, तो अब आपको प्रोजेक्टाइल को पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर फेंकना है। तब जो आपका प्रक्षेप होगा उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी बनेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रैजेक्टरी कैसे बनने वाली है। ये बनेगी ट्रैजेक्टरी कुछ इस प्रकार से। आपने फेंका, वह अधिकतम ऊंचाई तक गया और वापस उसी तल में आ गिरा किसी और बिंदु पर। आपने पृथ्वी की सतह से फेंका था, वो पृथ्वी की सतह पर ही आएगा लेकिन किसी अन्य बिंदु पर आएगा। तो ये जो गति है, ये है तो प्रक्षेप गति ही, लेकिन किस प्रकार का प्रक्षेप है? ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल यानी कि तिर्यक प्रक्षेप। तो चलिए लिख देते हैं, ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और हिंदी में इसी का नाम क्या है बच्चे? इसी का नाम हिंदी में है तिर्यक प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप। और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसकी गणितीय व्याख्या करेंगे। लेकिन चलिए इसके डायग्राम को और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आपने u प्रारंभिक वेग से फेंका है तो इसके दो घटक मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा इधर, इसको आप ux बोलोगे x की दिशा में, और एक मिल जाएगा y की दिशा में, इसको आप बोलेंगे uy। ठीक है बच्चा? ओए होए, सीधा लाइन नेक्स्ट जा रहा है, बताओ। ux हो गया और ये हो गया uy। तो अब बताइए यहाँ पे ux कितना होगा, यहीं पे एक्सप्लेन कर लीजिए। uy कितना होगा? ux हो जाएगा u का कौन सा घटक? cos घटक, तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और uy क्या हो जाएगा बच्चे? इसका साइन, ये हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, u cos थीटा, u sin थीटा। अब जरा बात हम लोग त्वरण की भी कर ही लेते हैं, त्वरण की बात भी कर लीजिए। तो चलिए ax बताइए कितना होगा और ay कितना होगा। ax तो 0 होगा, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि प्रक्षेप गति में क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं होता है। जो भी त्वरण होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। तो यहाँ पे बताओ ay कितना होगा? ay प्लस जी लेंगे कि माइनस जी लेंगे?
बताइए मेरे जूनियर जी, प्लस जी लेंगे कि माइनस जी? आपको लेना पड़ेगा माइनस जी। क्यों लेंगे माइनस जी? क्योंकि गुरुत्व के विपरीत दिशा में गति हो रहा है। इसके पहले गुरुत्व के अधीन गति हो रहा था, यहां पर गुरुत्व के विपरीत है। ये भी गुरुत्व के अधीन गति, लेकिन यहां पर जो गति है वो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में है, ऊपर की ओर है। ओके, और जब भी आप ऊपर की ओर जाते हैं तो आप जी को माइनस लेते हैं। तो ये हो गया यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई। और अब मान लीजिए कि टी टाइम के बाद, टी चाय टाइम नहीं ना, वो जो टेस्ट मैच में टी टाइम होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आफ्टर टाइम टी, किसी भी क्षण टी पर आपका जो प्रक्षेप है इधर कहीं पे है, बिंदु पी पर है। ओके, टी पर कहाँ है आपका कर्ण? पी पर है, जिसका कि निर्देशांक है एक्स वाई। यानी कि टी टाइम के बाद, चाय के समय के बाद, वो चाय वाला समय नहीं बच्चा, ये वाई दिशा में कितना ऊपर जा चुका है वाई, और एक्स दिशा में कितना दूर जा चुका है ये, इसको आप ले लेंगे एक्स। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि वेग का घटक ये है वेग, ये हो जाएगा v, परिणामी वेग है। इसके दो घटक, एक इधर वी एक्स और एक ये हो जाएगा आपका वी वाई। इन सब की चर्चा हमको करनी है। आप डायग्राम क्लियर रखिए। अगर आपका डायग्राम क्लियर है तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये डायग्राम ऐसा कोई चित्रकला वाला कॉम्पिटिशन नहीं है, ये फिजिक्स का डायग्राम है। देखिए क्या हुआ है, पीछे समझते हैं। ये तो आपकी पुरानी कहानी है, ये आपके जिंदगी का जो पुराना पन्ना है उसको हमने बस एक बार पलट के देखा है। आज इसकी चर्चा होनी है। जब भी आप प्रक्षेप को पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पर फेंकेंगे तो क्या होगा, आपने फेंका, वह अधिकतम ऊंचाई तक गया आपका प्रक्षेप, और वापस उसी तल में आ गिरेगा। जिस तल से आपने फेंका है वापस उसी तल में आ गिरेगा, लेकिन किसी अन्य बिंदु पर। ओके, तो ये है उसकी ट्रेजेक्टरी, जो कि ऑब्वियस ही बात है। ये क्या है, ये एक पैराबोला है, और इसको हम सिद्ध करेंगे, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। तो देख लीजिए x की दिशा का वेग कितना है बच्चे, x की दिशा का वेग यू एक्स, y की दिशा का वेग यू वाई, प्रारंभिक वेग है ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। त्वरण देख लीजिए, क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं होता है, प्रक्षेप गति की बात कर रहे हैं। ax 0 हो जाएगा, ay माइनस जी लेंगे। और ये जो p है, हम ये मान रहे हैं कि मान लो कि हमारा जो प्रक्षेप है वो t समय के बाद इस बिंदु p पर पहुंच गया है, तो हम सारे कैलकुलेशन इस बिंदु P के लिए करेंगे। उसका स्थिति निर्देशांक निकालेंगे, भाई t समय के बाद x कितना है, y कितना है, उसका वेग कितना है, x की दिशा में वेग कितना है, y की दिशा में वेग कितना है, परिणामी वेग कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम निकालते हैं प्रक्षेप पथ का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और आपको पता है कि आपके प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है, आपके प्रक्षेप का जो पथ है वो पैराबोला होता है। तो आप जो इक्वेशन निकालेंगे, खबरदार वो पैराबोला का ही होना चाहिए, वो परवलय का ही होना चाहिए। तो हम कैसे पढ़ते हैं बच्चे, हम गति को दो भागों में बांट लेते हैं, एक क्षैतिज गति और एक ऊर्ध्वाधर गति। तो पहले हम बात करते हैं क्षैतिज गति की। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं क्षैतिज गति। चलो भाई, क्षैतिज गति के लिए प्रारंभिक वेग कितना है, यू एक्स, जो कि यू cos थीटा है। त्वरण कितना है, जो कि 0 है। ओके, अब आप गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, स्थिति निकालना है, गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, लगा दीजिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x की दिशा का विस्थापन है या स्थिति है, क्षैतिज दिशा में जो विस्थापन हुआ है t समय में ना, वो है ये। यू एक्स कितना बच्चे, ये है यू cos थीटा डॉट टी प्लस ए एक्स तो 0 है, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, डूब गया, पूरा 0 हो गया। यहां से आप टी निकाल लीजिए, पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा कि वहां था। तो यहां से आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू यू cos थीटा।
मिल जाएगा। हालांकि आप x कोऑर्डिनेट यहां से निकाल सकते हो, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, u cos थीटा आ गया, इंटू टी है साथ में, ठीक है। x इक्वल टू यू cos थीटा टी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो ये तो हमने बात कर ली क्षैतिज गति के लिए, और अब हम आ जाते हैं ऊर्ध्वाधर गति। हमने क्या किया है, हम प्रक्षेप गति को कैसे पढ़ते हैं। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, समतल में गति है, हम इसको एक विमीय गति बना लेते हैं। जो हमारा द्विविमीय गति है उसको हम दो एक विमीय गति बना लेते हैं, एक क्षैतिज दिशा और एक ऊर्ध्वाधर दिशा, एक एक्स दिशा और एक वाई दिशा। तो पहले हमने बात कर ली क्षैतिज गति के लिए, और अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहां के लिए चीजों को लिख लीजिए। वाई दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है, ये है u sin थीटा, ओके। और त्वरण कितना है बच्चे, ये है -g। लगाना आपको गति का द्वितीय समीकरण ही है, तो डायरेक्ट मैं समीकरण लगा देता हूं कि y इक्वल टू हो जाएगा u वाई टी प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वेयर। y इक्वल टू u वाई टी प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वेयर। और अब वक्त है वैल्यू पुट करने का। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है भाई, वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू कितना है, u वाई की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा है डॉट टी है, इंटू है ना टी, माइनस हो जाएगा। अभी क्यों हो जाएगा समझ में आएगा, क्योंकि ए वाई की वैल्यू क्या रखोगे आप, -g रखोगे। और -g क्यों रखेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के विपरीत जा रहे हो आप, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहे हो, और यहां पे है टी स्क्वेयर। तो अब क्या करना है बच्चा, अब आप टी का मान रख दीजिए। टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, और टी का मान कितना है ये निकाल रखा है, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा, ये मान है t का, माइनस 1/2 g x अपॉन यू कॉस थीटा का, ये पूरा का स्क्वायर है ना, टी का स्क्वायर है यानी पूरा का स्क्वायर है। चलिए y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, कुछ तो कट रहा है, काटने का मौका हम नहीं छोड़ सकते। u का u कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, दिस इज tan थीटा इंटू एक्स, ओके, माइनस 1/2, ठीक है। g को रहने दीजिए, ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं वो कांस्टेंट हैं, x को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में जो भी चीजें हैं कांस्टेंट होने का क्या मतलब है समझिए, कांस्टेंट का मतलब क्या है। अब आपका प्रक्षेप यहां रहे या यहां रहे या यहां पे रहे या यहां पे रहे या यहां पे रहे या यहां पे रहे, जी बदलेगा क्या, नहीं। थीटा बदलेगा क्या, नहीं। अरे जिस कोण पे फेंक दिया उसकी नियति बन गई है वो, कि उसी कोण से फेंका गया है, यहां भी रहेगा या यहां रहे या यहां रहे, वो जिस थीटा कोण से फेंका गया है उसकी पहचान वही बनेगी कि तुम इस कोण से फेंके गए हो। और क्या है वहां पर, और u है प्रारंभिक वेग, तो जिस प्रारंभिक वेग से फेंका गया है वो बदलेगा थोड़ी, ओके। अब चलिए यहां पर, तो हम ये काम करते हैं कि देखिए थीटा कांस्टेंट है, तो इस tan थीटा को हम ले लेते हैं a, मान लेते हैं a इज इक्वल टू tan थीटा, और ये जो टर्म है पूरा कांस्टेंट, इसको b ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 g अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वायर थीटा, a इज इक्वल टू tan थीटा, b इज इक्वल टू 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तब आपको y क्या मिलेगा, यही निपटाना पड़ेगा, जगह नहीं आगे, क्योंकि जगह किसी और के लिए आगे बुक है, निपटा सकते हैं, यहाँ भी बहुत जगह है अभी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू, इसको हमने a ले लिया तो ये हो जाएगा ax, इसको हमने b ले लिया है
तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वेयर, सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर। और ये किसका समीकरण है? ये परवलय का समीकरण है। यह परवलय का समीकरण है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो है। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे आप पैराबोलिक, ठीक है, परवलयाकार होता है। डन। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे मिशन का पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। हमें यह सिद्ध करना था कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। बड़े आराम से सिद्ध किया है। पहले आप क्षैतिज गति की बात करिए, वहां से टाइम निकाल लीजिए, फिर ऊर्ध्वाधर गति की बात करिए और यहां पर बस टी का मान रख दीजिए, आपको आपका समीकरण मिल जाएगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उड्डयन काल। उड्डयन काल तो आपने पहले भी पढ़ा है। परिभाषाएं बदलती हैं क्या? आप क्षैतिज प्रक्षेप की बात करिए या फिर आप तिर्यक प्रक्षेप की बात करिए, उड्डयन काल की जो परिभाषा है कि जितनी देर तक आपका प्रक्षेप हवा में रहता है वही उड्डयन काल है। तो कितनी देर हवा में है भाई, जरा देखिएगा यहां पर, समझिएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, और आपने फेंक दिया अपने प्रक्षेप को ऐसे। जहां जैसे ही फेंका गाड़ी स्टार्ट हो गई, जैसे ही फेंका गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो फेंकने से लेकर उसके अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने और वापस उसी तल के किसी दूसरे बिंदु तक आने का जो टोटल टाइम है, दैट इज उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। पढ़ लीजिए परिभाषा। फेंके जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। ये बुकिश डेफिनेशन है, आपको इतना नहीं जाना है। आपको बस क्या याद रखना है कि फेंके जाने और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने और वापस उसी तल के किसी अन्य बिंदु तक आने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं उड्डयन काल। या फिर आप सिंपली ये बोल दीजिए कि जितनी समय तक हमारा प्रक्षेप हवा में रहता है वही कहलाता है उड्डयन काल। वही है ना भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है? जब हवा में उड़ता है, तो जब तक आपका प्रक्षेप हवा में उड़ रहा है वही समय अंतराल क्या है? उड्डयन काल है बच्चे, ठीक है। तो अब देखो, आपने फेंका, यहां से फेंका तो वापस वो कहां पे पहुंचेगा? उसी तल में पहुंचेगा। तो ऊर्ध्वाधर, देखिएगा जरा, देखिएगा, पहले ये वायु का विस्थापन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये अधिकतम हो गया यहां पर, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर यहां 0 हो गया। तो हमको क्या करना है? एक तो आपका वायु का विस्थापन t = 0 पे होगा। एक तो वायु का विस्थापन कहां पर? एक तो वायु का विस्थापन होगा 0, t = 0 पे y 0 है, और एक जो है t = T पे भी y आपका 0 होगा। जब वो वापस उसी तल में आ गया, वापस उसी प्लेन में आ गया, यानी वापस लैंड कर चुका है, तो उस समय भी y 0 होगा। तो हमको क्या करना है? इस y के 0 होने का बस समय निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? आराम से निकाल लेंगे। y = u/t + 1/2 a/t²। यह है गति का द्वितीय समीकरण। y को क्या करना है? मुझे y को 0 करना है। तो y को 0 होने में जो समय लगेगा, दैट समय इज T। ui का मान भी रख देंगे, हम जानते हैं ui कितना है। ui कितना है? u sin θ है। ay कितना है? -g है। भूलना नहीं है ना, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं। ui कितना बच्चा? ui है u sin θ। तो ये हो गया u sin θ। और जब y 0 होगा तो टाइम क्या कहलाएगा? T कहलाएगा, उड्डयन काल कहलाएगा। -1/2 माइनस कहां से आया?
ये माइनस जी हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप इसको इधर लाइए, यू साइन थीटा, ओके, माइनस आएगा, इधर आएगा तो माइनस आएगा, कैपिटल टी भी तो है, -1/2 जी टी स्क्वेयर। क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, एक टी और एक टी कैंसल। यहां से आपको कैपिटल टी निकाल लेना है, कैपिटल माइनस और माइनस भी कट रहा है, कैपिटल टी इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है उड्डयन काल। तिर्यक प्रक्षेप के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो उड्डयन काल है, ये है। फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू साइन थीटा अपॉन जी। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है उड्डयन काल। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्षैतिज परास की, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज की। क्या होता है बच्चा हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, देखिए बहुत आसान है। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। आपने प्रक्षेप को फेंका, आपका प्रक्षेप कुछ इस प्रकार गड्डी करके वापस आ गया, तो फेंके जाने और वापस आने के बीच की जो क्षैतिज दूरी है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये है आपका। आपने यहां से उसको फेंका है, यहां पे आके ये लैंड हुआ है, ये जो डिस्टेंस है इसी को तो आप कहते हैं कैपिटल आर। यही है ना क्षैतिज परास। जो अधिकतम क्षैतिज दूरी है, अभी हम दूरी की बात कर रहे हैं कि क्षैतिज दिशा में वो कितना दूर गया है। पृथ्वी की सतह पर जब वो गिरा है तो क्षैतिज दिशा में वो कितना दूर गया है, इसे ही हम कहते हैं क्षैतिज परास। आप कैसे निकालेंगे? हमको दूरी निकालनी है, दूरी का फॉर्मूला तो मालूम है हमको। दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय, ठीक है। चाल कितना है? जब आप x दिशा के दूरी की बात करोगे बच्चे, तो आपको x दिशा का वेग भी लेना पड़ेगा या चाल लेना पड़ेगा, ठीक है। ux ले लिया, ux ले लिया, ux। समय कौन सा लोगे भाई? यहां से यहां तक आने का समय क्या है? उड्डयन काल, कैपिटल टी। ux कितना है बच्चे? ux इज इक्वल टू है u cos थीटा, ux इज इक्वल टू है ना ux। अरे x दिशा का वेग कितना है? u cos थीटा है, भूल गए क्या? यही तो है u, इधर ux, u cos थीटा, ये थीटा है। ux इज इक्वल टू u cos थीटा, इधर है आपका uy, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो ये आपका ux है। कैपिटल टी कितना था बताइए? कैपिटल टी इज इक्वल टू है 2u साइन थीटा अपॉन जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, रख दीजिए 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा, ठीक है। और यही रेंज है, यानी कि यही क्षैतिज परास है, हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए देखते हैं अब। तो यहां से u तो ये हो जाएगा 2u स्क्वेयर, u इंटू यू 2u स्क्वेयर। इस 2 का मुझे जरूरत पड़ेगा, इसको मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और याद करिए, अब आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैथमेटिकल टूल में, क्या पढ़ाया था? 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? तो साइन 2a होता है। यहां पे भी वही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये है रेंज। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर्मूला याद करिए, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद करिए, फॉर्मूला याद करिए, काम आएंगे आपके, किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। और अब मान लीजिए कि
किसी चीज को फेंक रहा हूं, अधिकतम शक्ति में यू लगा सकता हूं। अधिकतम मेरे पास शक्ति इतना है कि मैं उसे अधिकतम यू वेग से ही फेंक सकता हूं। मैं जो है उसे यू वेग से ही फेंक सकता हूं। ठीक है बच्चा, मैं उसे यू वेग से ही फेंक सकता हूं। तो मैं उसे यू वेग से ऐसे भी फेंक सकता हूं, इस दिशा में भी भेज सकता हूं, इसमें भी भेज सकता हूं, इसमें भी भेज सकता हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो अधिकतम दूरी तक जाए। मैं चाहता हूं कि अधिकतम दूरी तक जाए, तो मुझे किस कोण पर फेंकना पड़ेगा? मुझे आर मैक्स चाहिए। आर मैक्स देखिए, यू तो कांस्टेंट है, बता दिया, उससे ज्यादा मैं फेंक ही नहीं पाऊंगा। जी कांस्टेंट है। जो भी चीज डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है? इस थीटा पे डिपेंड कर रही है। इस थीटा पे डिपेंड कर रही है। और साइन अधिकतम कितना हो सकता है बच्चे? साइन अधिकतम 1 हो सकता है। यानी कि अगर मैं चाहता हूं अधिकतम क्षैतिज परास, ध्यान दीजिएगा, कब किस एंगल पे आपको फुटबॉल को किक करना है ताकि वो अधिकतम दूरी पर जाए, अभी आपको बताएंगे। अधिकतम क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए देखिए, आपका जो साइन 2 थीटा है ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। और ये 1 कब होगा? 1 होगा जब ये 90 होगा। साइन साइन कैंसल, 2 थीटा इक्वल टू 90, सो थीटा इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। यानी कि आप चाहते हैं कि आप उसे अधिकतम दूरी तक भेज पाएं, तो आपको उसे कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। फुटबॉल है तो किक करिए, बॉल है तो थ्रो करिए। ठीक है, बॉल, टेनिस बॉल की बात करें या क्रिकेट बॉल की बात हो रही है, तो 45 डिग्री पर अगर आप फेंकेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको आर मैक्स मिलेगा। अगर आपको अधिकतम क्षैतिज परास चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, तो आपको किस एंगल पे फेंकना है? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे फेंकना है। और कितना हो सकता है आर मैक्स? ये हो सकता है यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्स इतना हो सकता है। कब हो सकता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। और कितना हो सकता है? आर मैक्स मैक्सिमम हो सकता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये कंडीशन है कि आपको मैक्सिमम क्षैतिज परास कब मिलेगा? जब आप उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे। और मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो मैक्सिमम इतना मिलेगा, इससे ज्यादा आप नहीं फेंक पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई की। चलिए देखते हैं कि अधिकतम ऊंचाई का क्या मतलब है बच्चे। यह देखते हैं अधिकतम ऊंचाई का क्या मतलब है। ये x है, ये y है, और ये आपने फेंक दिया। ये आपका प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का पथ ऐसा कुछ बनेगा। आपने उसे फेंका है u वेग से, ये फेंक दिया u वेग से। ठीक है, कितने कोण पर? थीटा कोण पर। आपको इधर मिलेगा ux, इधर मिलेगा आपको uy। आपको निकालना है ये बच्चा, ये निकालना है, ये आपको अधिकतम ऊंचाई निकालनी है कि मैक्सिमम हाइट वो कितना गया होगा, ये h निकालना है। ठीक है, तो जरा याद करो कुर्बानी, आंख में भर लो पानी। इस अधिकतम ऊंचाई पर देखिए वेग ऐसा हो जाएगा कुछ, अधिकतम ऊंचाई पे वही होगा ना। तो बताओ कि ऊपर की दिशा में वेग कितना है अधिकतम ऊंचाई पर? मैं यहां लिख रहा हूं अधिकतम ऊंचाई पर। अधिकतम ऊंचाई पर जब कण होता है, कोई भी कण अधिकतम ऊंचाई पर होता है, तो ऊर्ध्वाधर जो वेग होता है, जो ऊपर की ओर वाला वेग है, ऊपर की ओर जो वेग है, यानी कि जो वी वाई है, कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0। अरे भाई, यहां पे जब कण था तो एक वेग इधर मिला आपको, ये वी एक्स है, एक कण इधर मिला आपको, ये वी वाई है, और ये रिजल्टेंट वी है। रिजल्टेंट यानी कि परिणामी की दिशा में ही आपका कण आगे बढ़ेगा, लेकिन वेग का एक घटक एक्स की दिशा में है, क्योंकि कण एक्स की दिशा में भी आगे जा रहा है, वाई की दिशा में भी ऊपर बढ़ रहा है। जब वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच गया, यानी उससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि उस अधिकतम ऊंचाई पर आपका जो वेग है, ऊर्ध्वाधर जो वेग है, ऊपर की ओर जो वेग है, वो क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। हमने शून्य निकाल लिया। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि शून्य होने में उसको कितना समय लगेगा।
आपने फेंका है किस वेग से, आपने, हम y की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि y की दिशा वाला वेग शून्य हुआ है, तो u y तो आपको मालूम है कितना है, u y है u sin थीटा। लगा लीजिए गड्डी का पहला समीकरण v इक्वल टू u प्लस ए टी लगा लीजिए, x y की दिशा के लिए लगाना है, तो ये हो जाएगा vy इज इक्वल टू, vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा uy प्लस ay t हो जाएगा। अंतिम वेग कितना होना है, अंतिम वेग शून्य होना है, हमको यहां पे पहुंचना है ना, वहां का जो वेग है, जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो शून्य है, ठीक है। uy है u sin थीटा, ये माइनस जी हो जाएगा, ay कितना है माइनस जी है, ये हो जाएगा t, यहां से आप t निकाल लीजिए, t मिल गया u sin थीटा अपॉन जी, ओके, साइन यहां पे t इक्वल टू यू sin थीटा अपॉन जी, यानी कि t समय के बाद, इस t समय के बाद वो कहां होगा, यहां पे होगा, ओके, t समय के बाद यहां होगा। तो आपको करना क्या है, इस समय अंतराल में या इस समय पर कर्ण का ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकाल लीजिए, यही अधिकतम वेग को अधिकतम ऊंचाई को दिखाएगा। नहीं समझे, देखो आपने फेंका है, यहां से फेंका, फेंके जाने के इतने समय के पश्चात आपका कर्ण कहां पे होगा, इस अधिकतम ऊंचाई पर होगा। तो अगर हम लोग इस क्षण पर कर्ण की स्थिति निकाल लें x दिशा में और y दिशा में, तो x दिशा में ये मिलेगा, y दिशा में ये मिलेगा, ये वाला जो है, तो कुल मिला के आपका कर्ण यहाँ पे कहाँ पे होगा, अधिकतम ऊंचाई पे होगा। तो आप निकाल लीजिए, क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है कि नहीं है बच्चा। y को क्या हो जाना है, जब यहां पे टाइम ये रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये h हो जाएगा, यू वाई कितना है, u sin थीटा है, इंटू टी कौन सा रखेंगे, आप ये रखेंगे u sin थीटा, ओए होए u sin थीटा अपॉन जी रखेंगे, और यहां पे हो जाएगा -1/2 ए वाई कितना है बच्चे, ए वाई ही तो माइनस जी है, तभी तो हम माइनस सामने आया, टी का स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और जी का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहां से कुछ तो कटेगा, एक जी और एक जी कट गया, और ये हो गया, आगे लिख देता हूं, चलिए यहां लिखता हूं, लेकिन मुझे पीछे जाना पड़ेगा, बार बार पीछे जाना है, पीछे u sin थीटा ये भी है, u sin थीटा ये भी है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, होगा ना, जी नीचे में है, आराम कर रहा है, u sin थीटा इंटू यू sin थीटा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी वही है, ये हाफ है, ये हाफ है बच्चे, अरे यार कहाँ जा रहे हो, -1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये 1 है, ये हाफ है, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ओके। तो ये है अधिकतम ऊंचाई, आपको कुछ ऐसा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है बच्चा, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये है अधिकतम ऊंचाई। तो तीन मेन चीजें हमने निकाल ली हैं। पहला हमने क्या निकाला बच्चे, देखो पहला हमने निकाल लिया, देखिए उड्डयन काल, कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, उसके बाद हमने निकाल लिया है क्षैतिज परास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसके बाद हमने अधिकतम के लिए कंडीशन निकाल लिया है कि अधिकतम क्षैतिज परास आपको कब मिलता है, जब आप प्रक्षेप को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो आपको अधिकतम परास मिलेगा। उसके बाद आपने निकाल लिया अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और बात यहीं खत्म नहीं होती, हम और आगे जाएंगे, लेकिन अधिकतम ऊंचाई तो यहाँ लिखा हुआ है, और हमने कहाँ निकाल लिया, यहाँ भी लिखा हुआ है। अच्छा ये चीज़ें कॉपी हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, कहाँ गया,
बच्चे यू आर कैंसल्ड ना, ऑलरेडी हैपन इन द प्रीवियस स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी क्षण टी पर तिर्यक प्रक्षेप का वेग निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है, बहुत आसान है कहने का मतलब, समझिए क्या है। ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया एक्स, ठीक है बच्चा, ये एक्स है, ये वाई है, और सारी चीजें वही हो रही है जो हो रही हैं। आपने फेंक दिया इसको ऐसा, डन, ठीक है। टी समय के पश्चात हमने ये माना है कि हमारा कण कहाँ पे है, हमारा कण इधर कहीं पे है। तो ये स्थिति और ये स्थिति ध्यान दीजिए, पी पे है ना, टी क्षण पर कण कहाँ पे है बच्चा, पी पर है। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई है, पी एक्स वाई। एक्स कितना निकाला है, वाई कितना निकाला है आपने, एक्स और वाई दोनों आपने निकाला है, देख लीजिए। एक्स आपने कितना निकाला, देखो ये हो जाता है आपका प्रारंभिक वेग u, कितने एंगल पे का है, थीटा एंगल पे। इधर मिलेगा आपको यू एक्स, यानी कि ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, इधर हो जाता है आपका यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। तो ये जो वेग है यू कॉस थीटा, ये तो आपको टी मिलता है, तो ये आप निकाल चुके हो, यू कॉस थीटा इंटू टी आप निकाल चुके हो। ये एक्स का कोऑर्डिनेट यू कॉस थीटा इंटू टी है। और अगर आप वाई का कोऑर्डिनेट देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हमने वाई भी निकाल रखा है, कहाँ है वाई, लेकिन ये हमने वाई निकाल रखा है, देखिए ये वाई है, ठीक है ना, यही तो वाई है बच्चा। हम यहाँ पे मान नहीं रखेंगे, हम बस वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं, समय का फलन निकालना चाह रहे हैं। तो ये आ जाएगा कितना, कहाँ गया, वाई इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन हमको निकालना क्या है, कर्ण का वेग निकालना है। तो मान लिया कि परिणामी वेग कुछ ऐसा है, देखिए ये है परिणामी वेग v, इसका एक घटक आपको इधर मिलेगा, ये मिलेगा vx, और एक मिलेगा ऊपर की ओर, ये मिलेगा vy। तो बच्चे vx कितना होगा, जब कर्ण बिंदु P पर है, इस स्थिति P पर है, तो यहां पर vx कितना होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, uy प्लस y, क्यों यार x की बात हो रही है तो y क्यों, अजीब मजाक हो रहा है, ax इंटू टी, ठीक है। ux कितना होता है, ux इज इक्वल टू होता है आपका u cos थीटा, नहीं होगा ना, ux इज इक्वल टू u cos थीटा। ax कितना है बच्चा, क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता, न जाने कितनी बार आपको बताया जा चुका है। सो vx इज इक्वल टू ux u cos थीटा, और ये तो 0 हो गया, यानी आपको मिल गया vx। तो इस क्षण पर जब कर्ण आपका बिंदु P पर है, तो x की दिशा में उसका वेग कितना है, vx इज इक्वल टू u cos थीटा है। vy निकाल लीजिए इसी फॉर्मूले से, vy कितना हो जाएगा, uy प्लस ayt, uy कितना बच्चे, uy इज इक्वल टू है u साइन थीटा, ओके। ay कितना है, माइनस जी है, ay माइनस जी है, रख दीजिए यहां पर u साइन थीटा माइनस जी ऑफ टी, ये vy है। तो अब आपके पास vx भी है, अब आपके पास vy भी है। तो आप क्या करेंगे, आपका अगला कदम क्या होगा, हम परिणामी निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू रूट ओवर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यही तो तरीका है। तो रूट ओवर u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस देखिए इसका होल स्क्वायर u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर आ जाएगा, ओके। ये v निकाला है ना, u नहीं है, v है। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी, 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
ये यहाँ तक गया है। चलिए हम निकाल रहे हैं v इज इक्वल टू, यहाँ से u स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री सर्वसमीकरण नंबर 1 यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा बस u स्क्वायर, बेचारा अकेला तन्हाइयों से घिरा हुआ u स्क्वायर, और ये तो पूरा महफिल में है g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u। आप चाहें तो यहाँ से gt कॉमन भी निकाल सकते हैं, gt कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। ओके, तो ये आ जाएगा किसी भी क्षण पर कण का वेग, किसी भी क्षण पर कण का वेग देख लीजिए क्या है, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। प्रक्षेप के संवेग में परिवर्तन, और अब चलिए हम कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन देखिए, पहले हम बना लेते हैं अपना अक्ष। देखिए यहाँ पर आपको हर एक चीज पढ़ाई जाती है, वो सारी चीजें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जो चीजें आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी, आप बस उनको मिस करिए जो आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई का कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। ओके, और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे बच्चे तो लाइव क्लासेज भी ली जाएंगी। ओके, तो पहले देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, और अब हमने अपने प्रक्षेप को कुछ इस प्रकार से फेंक दिया और वापस आ गया। वो पूरा कार्यक्रम आपके सामने है। तो मान लेते हैं कि यहां पर इनिशियल जो है, ये इनिशियली उसका संवेग कितना है, मान लेते हैं कि यहां का संवेग है pi। इतना बड़ा नहीं लिखो, बड़ा नहीं, इतना मोटा लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल संवेग उसका मान लेते हैं pi है, और जब वो वहां पे वापस लैंड हुआ है, लैंड यानी कि जब वापस वो पृथ्वी पर आया है यहां पर, तो मान लेते हैं कि उसका संवेग कितना बच्चे, यहाँ पे उसका संवेग मान लिया कि यहाँ पे उसका संवेग है pf, और ये pi और pf किसके लिए है पता है ना, ये है pf, i फॉर इनिशियल, f फॉर फाइनल। यहाँ के संवेग को हम बोल रहे हैं कि चलो ये भाई प्रारंभिक संवेग और ये अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग। अब आपको इस संवेग के दो घटक मिल जाएंगे, एक इधर को मिल जाएगा, इसको हम बोल देंगे, ये एंगल थीटा ही है ना, हमने थीटा पे ही प्रोजेक्ट किया उसको, तो ये हो जाएगा पी कॉट थीटा, और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। और वही काम यहाँ भी कर सकते हैं आप, इधर के लिए हो जाएगा ये पी, ये एंगल थीटा है ना, इस बार ये एंगल थीटा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी कॉट थीटा, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा पी साइन थीटा, पी कॉट थीटा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा पी कॉट थीटा। और अब देख लीजिए हम इसका एक समीकरण लिख लें, तो पी आई इज इक्वल टू क्या है बच्चा, पी आई इज इक्वल टू है पी कॉट थीटा, ये आई डायरेक्शन में है, और ये है पी साइन थीटा, ये जे डायरेक्शन, यानी कि एक्स आई कैप किसके लिए, एक्स के लिए, जे कैप किसके लिए, वाई के लिए। फाइनल कितना बच्चे, फाइनल है पी कॉस थीटा आई कैप प्लस की माइनस, क्योंकि देखो ये विपरीत दिशा में है, ये नेगेटिव वाई में जा रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं पी साइन थीटा माइनस जे कैप। अगर जे कैप इधर के लिए है तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, माइनस जे कैप होगा। इधर के लिए आई कैप है, पॉजिटिव एक्स के लिए आई कैप है, नेगेटिव एक्स के लिए माइनस आई कैप होगा। तो उस कंडीशन में कितना मिलेगा आपको, पी कॉस थीटा आई कैप माइनस हो गया पी साइन थीटा जी कैप। और अब आपको क्या निकालना है, संवेग में परिवर्तन निकालना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो क्या करेंगे आप डेल पी निकालेंगे, आप क्या करेंगे, पी एफ माइनस पी आई कर देंगे, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग कर दीजिए, अंतिम संवेग ये रहा, प्रारंभिक संवेग ये रहा, माइनस करिए, ये हो जाएगा पी कॉस थीटा आई कैप माइनस पी साइन थीटा जे कैप माइनस क्या है,
पी कॉस थीटा आई कैप प्लस पी साइन थीटा जे कैप, ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट वक्त आने पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। तो मुझे लगता है वो वक्त आ भी गया है कि अब ब्रैकेट ओपन किया जाना चाहिए। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा आई कैप माइनस पी साइन थीटा जे कैप माइनस पी कॉस थीटा आई कैप माइनस पी साइन थीटा जे कैप। ओके, तो यहां से कुछ तो कट रहा है, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये जीरो नहीं है ना, ये थीटा है, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। क्या मिला? माइनस माइनस, यानी कि ये मिल गया आपको माइनस पी साइन थीटा, ये भी थीटा है, वो भी थीटा ही है, जीरो दिख रहा है आपको, थीटा है, तो माइनस पी साइन थीटा जे कैप माइनस पी साइन थीटा जे कैप माइनस 2p साइन थीटा जे कैप आ जाएगा। ये है डेल पी, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप बिल्कुल। तो अगर आप इसको सिस्टम से लिखें तो क्या लिखेंगे आप? डेल पी 2p साइन थीटा माइनस जे कैप, और ये माइनस जे कैप है, यानी कि ये किधर की तरफ है? संवेग में परिवर्तन है नेगेटिव y की तरफ। ये किसके लिए है? ये नेगेटिव y के लिए है। अरे समझो ना यार, समझो ना यार। आई कैप इधर के लिए, माइनस आई कैप इधर के लिए, जे कैप पॉजिटिव y के लिए, माइनस जे कैप नेगेटिव y के लिए। तो यहां पे आंसर माइनस नेगेटिव के लिए है, माइनस जे कैप है, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन है किधर की तरफ है? संवेग में परिवर्तन नेगेटिव y की तरफ है। केवल अगर मॉड निकालना चाहें हम लोग, केवल मॉड निकालना चाहें तो क्या मिलेगा आपको? 2p साइन थीटा माइनस जे कैप का मॉड निकाल लीजिए, ठीक है, मॉड निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा डेल पी, यानी कि संवेग में परिवर्तन मिल जाएगा 2p साइन थीटा। ओके, कोई दिक्कत यहां पर? यह है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। और अभी भी हम कहानी अपनी क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी बात करेंगे प्रक्षेप के ऊर्जा की। गति में है, ऊर्जा तो होगा ही होगा, गति में है तो गतिज ऊर्जा होगा ही होगा, और पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी होगा ही होगा। तो हम उसकी ऊर्जा निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। ये इधर को x हो गया बच्चा, इधर को y हो गया। आपने अपने प्रक्षेप को कुछ यूं फेंक दिया, और हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे यहां पर, इस अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक है, इस अधिकतम ऊंचाई पर, वहां पर एनर्जी निकालेंगे। देखिए अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, लेकिन यहां पर यह मत सोचिएगा कि यहां पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी। हाँ, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक शून्य है, लेकिन अभी भी जब वो अधिकतम ऊंचाई में है फिर भी यहां पर वेग का एक घटक है, क्षैतिज घटक है अभी भी। तो चलिए निकालते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं अधिकतम ऊंचाई पे हम लोग ऊर्जा निकाल रहे हैं। अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? m इंटू जी इंटू हाइट। हम अधिकतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इस ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो ये शायद दिख नहीं रहा है क्या आपको? ये दिखेगा m इंटू जी इंटू एच, कितना है देख लीजिए। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था बच्चा, याद है क्या? मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये रहा मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां पे आप रखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कुछ तो कटेगा, g से g कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1/2 m बचा हुआ है, m यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, ये है पोटेंशियल एनर्जी। कहां पर? इस अधिकतम ऊंचाई पर, यह है पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी निकालेंगे। अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा, अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकाली अधिकतम ऊंचाई पर, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो अधिकतम ऊंचाई पे 1/2 m, केवल आप ux का स्क्वायर लिख पाएंगे क्योंकि यहां पे जीरो है ना। क्या जीरो है देख लीजिए, यहां पर वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो शून्य है। यहां पे जो भी वेग का घटक है वो कौन सा घटक है? ux है। इसी को आप vx भी लिख सकते हो, vx लिख लो, ठीक है, vx का स्क्वायर लिख लो क्योंकि v/2 जीरो है। या भी आप v का ही स्क्वायर लिख लो, v का स्क्वायर भी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यही मिलेगा बस, क्योंकि यहाँ पे vy जीरो है। आपको पता है ना, अधिकतम ऊंचाई पे vy जीरो हो गया था। 1/2 m, vx कितना है? vx तो ux के इक्वल ही है, यानी कि u cos थीटा ही होगा। यह आ जाएगा u² cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा निकाल लीजिए। अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा, अधिकतम ऊंचाई पर कुल ऊर्जा निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आप? टोटल एनर्जी ई से दिखा देते हैं, पीई प्लस के हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1/2 m u² साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1/2 m u² cos स्क्वायर थीटा है। बच्चे 1/2 कॉमन, m कॉमन, u² कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो ये आ गई कुल ऊर्जा। दिस इज एनर्जी 1/2 m u²। लेकिन ये कहां पर है? ये इस अधिकतम ऊंचाई पर है, अधिकतम ऊंचाई पर। और चलिए इसी में मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूं, ऊर्जा में ही एक और कंडीशन लगा रहा हूं। अधिकतम परास की स्थिति में, अधिकतम परास की, क्षैतिज परास ना, परास मतलब आप पान पराग में समझ लेना। अधिकतम क्षैतिज, अधिकतम क्षैतिज परास की स्थिति में, अधिकतम क्षैतिज परास की स्थिति में। और अभी भी हम ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर ही निकालेंगे। पीई कितना हो जाएगा? आपको केवल करना क्या बच्चे, जब अधिकतम परास की बात होती है तो आप थीटा कितना रखते हैं? थीटा 45 डिग्री रख देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा देख लो, अधिकतम ऊंचाई पे ही निकालेंगे। यहां पे आप 45 डिग्री रख दीजिए बस। तो ये हो जाएगा 1/2 m u² साइन थीटा का, साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब यही है ना, थीटा 45 डिग्री, जब आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो आपको अधिकतम परास मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/2 m u²। साइन 45 कितना होता है बताइए? साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे आपको 1/2 मिलेगा, यानी ये मिल जाएगा 1/4 m u²। काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, यानी कि गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है, 1/2 m u² cos स्क्वायर कितना? 45 डिग्री। ये भी 1/√2 ही मिलेगा, स्क्वायर होगा, ऐड होगा, कितना आ जाएगा? 1/4 m u² ही आ जाएगा। तो अगर मैं टोटल निकालूं तो कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/4, यानी कि ये मिलेगा आपको 1/2 m u² ही मिलेगा। तो अधिकतम परास की बात भी करोगे, अधिकतम क्षैतिज परास की स्थिति में भी कुल ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पे उठना ही है। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के
इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। कहाँ पर? हम जो भी बात कर रहे हैं इस बिंदु पे कर रहे हैं। जब आप उसे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे फेंकोगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यानी कि अधिकतम क्षैतिज परास की स्थिति में फेंकोगे, तो अधिकतम ऊंचाई पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि समान परास के लिए दो प्रक्षेप्य कोण, यानी कि ऐसे कौन कौन से कोण हैं जिस पे फेंके जाने पर आपको क्या मिलेगा? समान क्षैतिज परास मिलेगा। पहले चलिए हम बना लेते हैं अपना अक्ष। ये रहा आपका y अक्ष, ये रहा आपका x, ये रहा x, ये रहा y, और ये फेंक दिया आपने, ये आपने प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे कुछ। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। तो आपने मान लेते हैं कि अभी इसे कितने कोण पे फेंका है? थीटा कोण पे फेंका है। जब आप थीटा कोण पे फेंकेंगे तो आपको क्षैतिज परास कितना मिलेगा? आपको क्षैतिज परास मिलेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यही तो है। जब आप थीटा कोण पे फेंकते हैं तो आपको क्षैतिज परास मिलता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और तो इस समय प्रक्षेप्य कोण कितना है बच्चे? ध्यान दीजिए, इस हालात में प्रक्षेप्य कोण है थीटा। और अब मान लो कि मैं उसी प्रक्षेप्य को उसी जगह से किस कोण पे फेंक रहा हूं, यानी कि मैं अब प्रक्षेप्य कोण रख रहा हूं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इस कंडीशन में मान लीजिए R1 है या R2 है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। मैं उसी प्रारंभिक वेग से फेंक रहा हूं, उसी जगह से फेंक रहा हूं, बस मैंने एंगल चेंज किया है। पहले मैं थीटा एंगल पे फेंक रहा था, अब मैं 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकूंगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे? देखो u स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2 है, थीटा की जगह पे क्या लिख दिया आपने? 90 माइनस थीटा रख दिया, डिवाइडेड बाई जी है। ओके, u स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो क्या हो गया? ये u स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है, यानी कि आपको यही मिलेगा R2। तो आप क्या देख पा रहे हो कि R1 और R2 दोनों सेम है। अब देख पा रहे हैं ना, R1 और R2 दोनों सेम है, यानी कि आप प्रक्षेप्य को थीटा कोण पे फेंकिए या 90 माइनस थीटा कोण पे फेंकिए, थीटा कोण पे फेंकिए या 90 माइनस थीटा कोण पे फेंकिए, आपका क्षैतिज परास क्या रहेगा? क्षैतिज परास समान रहेगा, क्षैतिज परास समान रहेगा। नहीं समझे? अभी समझ में आएगा। कहने के तात्पर्य है बच्चा, देखिए ये रहा मेरा x, ये रही मेरी x और ये रहा आपका y। ओके, तो अब मान लो कि मैं थीटा कोण पे फेंका, ये मैं थीटा कोण पे फेंका। पहले मैं क्या किया? मैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री कोण पे फेंका हूं। ओके, तो थीटा कितना पे फेंका है मैंने? 30 डिग्री पे। तो अब अगर मैं उसको 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, यानी कि अब मैं उसे 60 डिग्री पे फेंकूं। कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर फेंकूं तो भी मुझे परास उतना ही मिलेगा। और ये कितने पे फेंका गया है? ये फेंका गया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर। यही है कहने का मतलब, यही है कि आप थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे फेंकिए या थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे फेंकिए, आपको क्षैतिज परास उतना ही मिलेगा। आप अपने प्रोजेक्टाइल को थीटा कोण पे फेंकिए या 90 माइनस थीटा कोण पे फेंकिए, आपका क्षैतिज परास उतना ही रहेगा। आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, आप पृथ्वी की सतह से 30 डिग्री पे फेंकिए, ऐसे भी समझ सकते हैं आप अपने प्रोजेक्टाइल को, आप अपने प्रक्षेप्य को पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पे फेंकिए या ऊर्ध्वाधर से 30 कोण पे फेंकिए, आपको परास उतना ही मिलेगा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि आप पृथ्वी की सतह से 30 डिग्री के कोण पे फेंकिए या ऊर्ध्वाधर से 30 कोण पे फेंकिए, आपको परास उतना ही मिलेगा। और जब हम ये बोल रहे हैं कि थीटा से फेंको या 90 माइनस थीटा से फेंको, तब हम केवल पृथ्वी की सतह से एंगल को देख रहे हैं।
लेकिन जब आप 90 माइनस थीटा कर देते हो, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, आप थीटा इक्वल टू 30 डिग्री करिए या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री करिए, आपको 36 प्लस समान मिलेगा। तो जब यहाँ से 30 डिग्री है ओके है, और जब ये यहाँ से 60 डिग्री है तो ये ओल्ड ऑर्डर से कितना हो जाएगा, ओल्ड ऑर्डर से 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ से 30 पे फेंको या यहाँ से 30 पे फेंको, आपको 36 प्लस उतना ही मिलेगा। आप ओल्ड ऑर्डर से थीटा कोण पे फेंकिए या पृथ्वी की सतह से थीटा कोण पे फेंकिए, आपको 36 प्लस समान मिलेगा। ओके, तो दैट्स इट। आज के लेक्चर में यही था। आज हमने तिर्यक प्रक्षेप को पूरा खत्म ही कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक, आए से लेकर बाएं तक, और क्या होता है आए से लेकर बाएं तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, सब कुछ पढ़ लिया है। ओके, अब बात रही इसके न्यूमेरिकल्स की, तो इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ खास नहीं है, आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं। बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, फॉर्मूले याद रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको आपके समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।